बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। देहरादून सचिवालय में धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में खाद्य, शहरी विकास, वित्त, राजस्व, शिक्षा से संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट बैठक में कुल 21 बिंदुओं पर फैसले लिए गए। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मचारियों को अब हर महीने प्रोत्साहन और भत्ता मिलेगा। होम स्टे पर शहरी क्षेत्रों में सब्सिडी नहीं मिलेगी। जिला विकास प्राधिकरण को लेकर कैबिनेट का बड़ा निर्णय, स्टेट हाईवे के अंतर्गत आने वाली ऐसी जगहों पर किसी भी निर्माण कार्य के लिए नक्शा पास कराना जरूरी होगा। ऋषिकेश से नीलकंठ तक रोपवे के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके साथ ही कई अहम मुद्दों पर चर्चा और फैसले किए गए। जिसमें सबसे पहला आवास विभाग का मत था। इसमें गरीब तिब्बत शरणार्थियों के लिए कुछ आवास बनाए गए थे, जिसमें सरकार ने ही मुफ्त भूमि उपलब्ध कराई थी और उन्होंने नक्शा पास कराने और कुछ कंपाउंडिंग वगैरह कराई थी, जिसमें करीब 65 लाख रुपए फी तय हुई थी। और क्योंकि पहले ही ये सरकार ने गरीब लोगों के लिए आवास के लिए जो भूमि भी मुफ्त दी थी, तो कैबिनेट ने 65 लाख की फीस को माफ किया। कहाँ है ये? तरला नांगल। ये तरला नांगल जी। कितने होंगे सर ये लोग? वो संख्या इसमें नहीं है, वो विभाग आपको सेपरेटली बता देगा। जो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा सारा आवास और कंपाउंडिंग फी, बाकी तो पुराना है। आज का मत केवल कंपाउंडिंग फी का था। दूसरा मत था नीलकंठ महादेव में। आप जानते ही हैं कि वहां काफी यात्री जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं और काफी कठिन रास्ता है। तो उसमें रोपवे का प्रस्ताव काफी देर से चल रहा था। अब वो काफी परिपक्व हो गया है और इसको पीपीपी में बनाने डीपीआर तैयार हो गई है। आज कैबिनेट ने उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब उसकी बिड लग जाएगी और हमें आशा है कि 2 साल के अंदर ये रोपवे चालू हो जाएगा। जोशीमठ को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को राजनीति दृष्टि से जोशीमठ आपदाग्रस्त दिखाई दे रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जोशीमठ आने वाले थे। 27 तारीख को बद्रीनाथ के कपाट खुल रहे हैं और बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता जोशीमठ से होकर ही जाता है। उन्होंने कहा कि अब तो वो एमपी भी नहीं रहे, फिर मैं आमंत्रित करता हूं, बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले हैं और आएं और देखें। जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जोशीमठ के दौरे पर नेता हैं, चाहे हरीश रावत हो, चाहे प्रीतम सिंह, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी लोग जोशीमठ का स्थलीय निरीक्षण करने गए थे। जिन लोगों को जोशीमठ हमेशा आपदाग्रस्त दिखाई दे रहा था, उनको आज भी दिखाई दे रहा होगा। जिनके राष्ट्रीय नेता वहां आना चाहते थे, अब वो एमपी भी नहीं रहे, फिर भी मैं आमंत्रण करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। वहां बद्रीनाथ कपाट खुलने वाला 27 तारीख को और रास्ता जोशीमठ होकर ही जाता है। आकर देखें और फिर अपने स्थानीय नेताओं को भी कम से कम ये जरूर बताएं कि झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। भाई सब तो गए, करण मेहरा गया, हरीश रावत गए, प्रीतम सिंह जी गए, धस्माना जी गई, हमारी महिला विंग गई। भाई मैं उन्हीं को जवाब दे रहा हूं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस करी, मेरे नेता राहुल गांधी ने जूलॉजिस्टों को बुलाया और उनसे राय मशवरा किया, उन्होंने चिंता व्यक्त की, उन्होंने देवेंद्र यादव को भेजा कि आप जाके स्थलीय निरीक्षण करें। देवेंद्र यादव आपको याद होगा जोशीमठ भी गए और वो कर्णप्रयाग भी गए, जहां बहुगुणा नगर टूट रहा है। बीजेपी के नेता बताए ना क्या किया इनकी सरकार ने। आज नहीं तो 100 दिन से लोग धूप, बारिश, पानी में बाहर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे, ये तो जवाब उनको देना चाहिए। इतना बेशरम व्यक्ति मैंने कोई देखा ही नहीं। अपनी विधानसभा की देखभाल कर नहीं पा रहा, पूरे प्रदेश की बात करते हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन अपना घर दिखाई नहीं देता।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरिद्वार की, जहां चारधाम यात्रा में पैदल जाने वाले साधु संतों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था शुरू हो गई है। बता दें कि हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण कराने की सुविधा है और वहीं बिना पंजीकरण के आने वाले तीर्थयात्री भी ऑफलाइन काउंटर पर पंजीकरण करा सकेंगे। बता दें कि 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। वहीं चारधाम यात्रा के लिए अब तक 15 लाख यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। वहीं हरिद्वार शिक्षा विभाग पहली बार सहायक अध्यापक विशेष शिक्षा के 24 पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है। इन अध्यापकों को उन्हीं विद्यालयों में नियुक्ति की जाएगी जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अध्ययनरत होंगे। जनपद में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति होने से सैकड़ों मूक, बधिर, नेत्रहीन, दिव्यांग, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा का लाभ मिलेगा। 6 विकासखंडों में शिक्षकों को छात्र संख्या के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। हरिद्वार में जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिनमें विकलांग बच्चे आते हैं और अन्य प्रकार के जो भी होते हैं, उन बच्चों के लिए इस वर्ष जनपद में 24 अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें से 5 हमारे एससी के होंगे, 1 बच्चा एसटी का है, 3 टीचर ओबीसी के होंगे और 1 फिजिकली हैंडीकैप और 12 अदर्स होंगे। तो ये अध्यापक उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। प्रदेश में जनता की समस्या और सामाजिक मुद्दों को उठाने वाले स्वराज सेवा दल ने आज हरिद्वार सिटी मजिस्ट्रेट कार्यशाला पर धरना देकर कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बड़ी तादाद में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले में जांच की मांग की जा रही है, उसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं हरिद्वार के देवपुरा स्थित टाउन हॉल में स्वराज सेवा दल ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की। कार्यक्रम में दौरान स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने कई पदाधिकारियों को दायित्व सौंपे। सहकारिता घोटाला और स्वास्थ्य और शिक्षा जो सरकारी अधिकारी हैं, उनके बच्चों को भी जो सरकारी स्कूलों में ही अनिवार्य रूप से पढ़ाई की जाए और सहकारिता घोटाला, विधानसभा भर्ती घोटाला, इन तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों पर आज हमने नगर मजिस्ट्रेट के यहाँ पर धरना दिया था और ज्ञापन दिया था। और सहारा में जो सहारा के निवेशक हैं, उनको तत्काल प्रभाव से पैसा रिलीज किया जाए। पैसा वो लोग कहते हैं कि हम दे रहे हैं, देते नहीं है और तब तक के लिए इन कॉलोनियों पर रोक लगा दी है। तमाम बिंदुओं पर हमने जो है आज। वहीं हरिद्वार जिले में लगातार मिल रही शिकायत के बाद ड्रग इंस्पेक्टर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने रोशनाबाद क्षेत्र में कई मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर के निरीक्षण की सूचना मिलते ही मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया और कई मेडिकल स्टोर संचालक स्टोर बंद कर मौके से भाग गए। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि क्षेत्र में मेडिकल स्टोर से शिकायत मिल रही थी कि कुछ मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के ही संचालित किए जा रहे हैं, जिसके चलते निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 3 मेडिकल में फार्मासिस्ट उपलब्ध नहीं थे, जिस कारण मेडिकल पर ताले लगाए गए हैं। बोल देगा मेरे द्वारा अभी रोशनाबाद क्षेत्र में विजिट किया गया। जिन जिन मेडिकल स्टोरों पे मुझे फार्मासिस्ट नहीं मिले हैं, उन्हें मैंने तत्काल प्रभाव से अभी बंद कराया गया है और जब वो अपने फार्मासिस्ट अपॉइंट करेंगे, उसके बाद ही दवाई बेचने का और दुकान का संचालन करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं हरिद्वार जिले में शराब की दुकानों का आवंटन होते ही ओवर रेटिंग का खेल शुरू हो गया है। जिले में खुलेआम अवैध वसूली की जा रही है। हरिद्वार के रुड़की, बहादुराबाद और देहात क्षेत्र में ओवर रेटिंग का खेल खुलेआम जारी है और 10 से 20 रुपए ज्यादा लेकर ग्राहकों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। शराब विक्रेताओं को आबकारी विभाग का कोई डर नहीं है और बियर को ठंडी करने के नाम पर भी रोजाना हजारों की वसूली की जाती है। विभाग की ओर से समय समय पर हो रही कार्रवाई के बावजूद
भी शराब विक्रेता बेखौफ होकर अवैध वसूली कर रहे हैं और ग्राहकों को चूना लगा रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार ग्राहक और विक्रेता के बीच में झगड़े भी हो जाते हैं। वहीं राजधानी देहरादून में सहारनपुर से मिलावटी पनीर धड़ल्ले से सप्लाई की जा रही है। मिलावटी पनीर को होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट में भेजा जा रहा है। एफडीए ने मंगलवार को 2 डिस्ट्रीब्यूटरों को यहां से 1.5 क्विंटल पनीर पकड़कर नष्ट किया। पनीर अरारोट पाउडर और अन्य केमिकल से बनाया गया था। एफडीए आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देश पर उपायुक्त मुख्यालय जेसी कांडवाल और उपायुक्त गढ़वाड़ मंडल राजेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में टीम ने प्रेमनगर और साहसपुर, सिलकोई और विकासनगर में छापेमारी की और साथ ही प्रेमनगर में पनीर का एक सैंपल गाड़ी के साथ भेज दिया गया है। चलिए फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन 4 धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है 4 धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394 833 833 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 या 0135 3520 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन 4 धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष सेवा भी शामिल है। इसके लिए इच्छुक यात्री IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। दिव्य और सुगम 4 धाम यात्रा के लिए तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 4 धाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा के लिए सभी धर्मों में यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्था के मद्देनजर अधिकारियों से पूरी जानकारी ली है। साथ ही साथ सभी 4 धाम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक 13 लाख से ज्यादा लोगों का पंजीकरण हो चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का रुझान बताता है कि इस बार यात्रा में जबरदस्त भीड़ होने की उम्मीद है। नहीं, अभी तक क्योंकि ये था कि शुरुआती दिनों में जरूर इस प्रकार की बात हुई, लेकिन बाद में हमने इसको जो है थोड़ा लिबरल कर दिया है और सभी के लिए जो भी यात्रा में आएंगे सभी को दर्शन करवाएंगे, ऐसा हम लोगों ने तैयार किया।
वहीं सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कुल 21 बिंदुओं पर मुहर लगी। बता दें कि मुख्य सचिव एसएस संधू ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नीलकंठ महादेव मंदिर तक रोपवे बनेगा, जिसको लेकर कैबिनेट ने रोपवे की डीपीआर को मंजूरी दे दी है। साथ ही वित्त विभाग ने अपने ढांचे में परिवर्तन किया है, जिससे ऋण लेना आसान हो गया है और स्वरोजगार के लिए मददगार साबित होगा। साथ ही बताया कि नैनीसेन एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने जानकारी दी। कैबिनेट ने इसको लेकर बड़ा निर्णय लिया है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट ऑफ इंडिया अथॉरिटी नैनीसेन एयरपोर्ट का विस्तार करेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब तक वायुसेना इस एयरपोर्ट को अपने कब्जे में नहीं लेती है, तब तक इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी इसका संचालन करेगी। वहीं सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मचारियों को हर महीने प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। अभी तक 3 महीने में प्रोत्साहन भत्ता मिलता था। अगला मद भी एक महत्वपूर्ण मद है, जो प्राइमरी शिक्षा विभाग का है। इसमें प्राइमरी शिक्षा की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ये एक अच्छी पहल की है। विभाग ने कुछ स्कूल ऐसे चयन किए हैं जिनमें अभी भी छात्रों की संख्या ज्यादा है और आसपास के स्कूलों से वो अच्छे हैं पहले ही थोड़े, उनको और अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि 5 किलोमीटर की अवधि से ज्यादा बच्चे इन स्कूलों में आए। तो इनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा दिया गया है। फर्स्ट फेज में 603 राजकीय प्राथमिक विद्यालय और 76 उच्च प्राथमिक विद्यालय चुने गए हैं। इनमें जो भी सुविधा की जरूरत है इनको सैचुरेट किया जाएगा। अगर 10 कमरे चाहिए, 12 चाहिए, जितने भी चाहिए उतने कमरे दिए जाएंगे। उसमें जितने कंप्यूटर चाहिए, लैब चाहिए, इन स्कूलों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आज इसमें आशा ये की जा रही है, क्योंकि 5 किलोमीटर का रेडियस रखा गया है, कि 5 किलोमीटर में, क्योंकि सभी स्कूलों को इस लेवल पर लाना उतने वित्तीय संसाधन प्रदेश के पास नहीं है। तो ये है कि 5 या 7 विद्यालयों में से एक जहां सेंट्रल है, जहां चारों तरफ से बच्चे आ सकते हैं, मां बाप को बच्चों को भेजने में भी ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, ऐसी जगह चयन की है। और उन स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना लें तो एक विद्यालय शिक्षा की क्वालिटी में बहुत बड़ा सुधार आएगा। जोशीमठ को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दृष्टि से जिसको जोशीमठ आपदा दिखाई दे रही है ग्रस्त, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जोशीमठ आने वाले थे। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुल रहे हैं और बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता जोशीमठ से होकर ही गुजरता है। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे कई नेता जोशीमठ के दौरे पर गए, चाहे हरीश रावत हो चाहे प्रीतम सिंह, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं। भाई सब तो गए, करण मेहरा गया, हरीश रावत गए, प्रीतम सिंह जी गए, धसमाना जी गई, हमारी महिला विंग गई। भाई मैं उन्हीं को जवाब दे रहा हूं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस करी, मेरे नेता राहुल गांधी ने जूलॉजिस्टों को बुलाया और उनसे राय मशवरा किया, उन्होंने चिंता व्यक्त की, उन्होंने देवेंद्र यादव को भेजा कि आप जाके स्थलीय निरीक्षण करें। देवेंद्र यादव आपको याद होगा जोशीमठ भी गए और वो कर्णप्रयाग भी गए, जहां बहुगुणा नगर टूट रहा है। बीजेपी के नेता बताए ना क्या किया इनकी सरकार ने। आज नहीं तो 100 दिन से लोग धूप, बारिश, पानी में बाहर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे, ये तो जवाब उनको देना चाहिए। तो भी राजनीतिक दृष्टि से जिन लोगों को जोशीमठ हमेशा आपदाग्रस्त दिखाई दे रहा था, उनको आज भी दिखाई दे रहा होगा। जिनके राष्ट्रीय नेता वहां आना चाहते थे, अब वो एमपी भी नहीं रहे, फिर भी मैं आमंत्रण करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। वहां बद्रीनाथ कपाट खुलने वाला 27 तारीख को, और रास्ता जोशीमठ होकर ही जाता है। आकर देखें और फिर अपने स्थानीय नेताओं को भी कम से कम ये जरूर बताएं कि झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। देहरादून में देर शाम हुई धामी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में प्रदेश के राष्ट्रीय और राजमार्गों के दोनों किनारों और पर्वतीय क्षेत्रों में 100 मीटर की हवाई दूरी तक सभी आवासीय व्यावसायिक भवन निर्माण के लिए मानचित्र की स्वीकृति अनिवार्य की गई है। इसके साथ ही पर्वतीय जिलों में अब तक निष्क्रिय चल रहे जिला विकास प्राधिकरण को क्रियाशील होने का रास्ता भी साफ हो गया है।
ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी सभी जिलों में बनी थी, आप अवगत हैं, उसमें सारा क्षेत्र ही, ग्रामीण क्षेत्र भी काफी आगे थे कि नक्शा पास करना है। फिर उसमें ग्रामीण से एरियाओं से कुछ जो एरिया थे वहां कुछ विरोध हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शे पहले पास नहीं होते थे, फीस भी काफी लगी। फिर इसको 2021 में वापस ले लिया गया था, लेकिन सभी क्षेत्रों में वापस ले लिया। उसमें अभी जो फीडबैक आ रहा था जिलों से भी कि सड़क, जो मेन सड़कें हैं जहां काफी ट्रैफिक है, इंक्लूडिंग नेशनल हाईवे, जहां स्टेट हाईवे, जहां और सड़कें जहां काफी टूरिस्ट आता है, वहां दुकानें बन रही हैं बिल्कुल सड़क के ऊपर। वहीं हल्द्वानी पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्य ने अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा हल्द्वानी में खेल यूनिवर्सिटी बनाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री ने स्टेडियम के पास ही 37 एकड़ भूमि का भी निरीक्षण करते हुए बताया कि आने वाले समय में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होंगे और उस लिहाज से स्टेडियम को तैयार किया जाए और देखा गया। साथ ही साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएगा, लिहाजा अभी 37 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता खेल यूनिवर्सिटी के लिए होगी, इसलिए उनके द्वारा यह स्थलीय निरीक्षण किया गया है। देखिए, आज इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया गया है और इस निरीक्षण का पर्पस ये था कि चूंकि भविष्य में इस बात से प्रस्तावित है कि हम लोग यहाँ पर खेल यूनिवर्सिटी को हम लोग खोलने जा रहे हैं, उस खेल यूनिवर्सिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी रहेगा, जिसके आगे की भूमि इस दिशा में प्रस्तावित है कि लगभग 37 एकड़ भूमि हमें यूनिवर्सिटी के लिए आवश्यक रहेगी। तो आज उसी को मैं देखने आई थी कि आखिरकार भूमि जो है क्या वन आच्छादित है या कम आच्छादित है या क्या स्थिति में है और कितने इसमें जो है हमारे को मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए क्या क्या चीजें इसमें करनी होंगी। तो आज निरीक्षण किया गया और निश्चित रूप से आगे विभाग इस दिशा में गंभीर प्रयास करेगा कि शेष भूमि जो 37 एकड़ की है वह खेल विभाग के नाम आ सके। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी और स्कूल को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला, 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के स्कूल। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने ये आदेश जारी किए हैं। बता दें कि बाढ़ प्रभावित गांव में फिलहाल नाइट कर्फ्यू चल रहा है और इसी को लेकर अब ये आदेश भी जारी किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहां के स्कूल बंद रहेंगे। बता दें कि बीते दिनों 2 व्यक्तियों की बाघ के हमले के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद नाइट कर्फ्यू भी क्षेत्र में लगाया गया था और अब जिलाधिकारी आशीष की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं कि जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाघ प्रभावित क्षेत्र, वहां अब स्कूल बंद रहेंगे और साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। 21 अप्रैल तक स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि बाढ़ प्रभावित गांव में नाइट कर्फ्यू चल रहा है और साथ ही साथ 21 अप्रैल तक स्कूल भी बंद रहेंगे। वहीं जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने निर्णयदायी संस्थाओं को निर्देशित किया पर्याप्त संख्या में मशीनें और अन्य रिसोर्सेज लगाते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाने की बात भी कही और साथ ही साथ चारधाम यात्रा के दृष्टिगत जो काम आवश्यक हैं उसको प्राथमिकता से पूरा किए जाने। चलिए, फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।